नमस्कार। बीएसएनएल, इसरो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद अब भारतीय रेलवे की बारी है। सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया जो है, प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसे शुरू कर दिया जाए। निजी हाथों में सौंपने का फैसला है ये। पहली बार ये खुल कर ऐसा फैसला लिया गया है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का। 109 रूट्स पर 151 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए निजी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे प्रपोजल मांगा गया है। उसके अलावा ये 35 साल तक चलेगा। ये जो जिसको भी लाइसेंस मिलेगा वो 35 साल का लाइसेंस मिलेगा, जिससे इन्हें भारत सरकार को उम्मीद है कि 30,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। इसे जो भी ट्रेन्स आएंगी प्राइवेट ट्रेन्स, उनको ऑपरेट भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही करेंगे, लेकिन प्राइवेट पार्टीज़ ही इन ट्रेनों के मतलब जो फाइनेंस होगा या उसको ख़रीदना होगा और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएगी। 109 रूट्स पर चलने वाली इन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 कोच होंगे और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके पीछे का मकसद ये बताया गया कि नई तकनीक का विकास होगा, ट्रांजिट टाइम कम होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। कैसे होंगी हम नहीं जानते। बहरहाल जो काम की बात है वो ये है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत की केंद्र सरकार और नीति आयोग ने, जो केंद्र सरकार के तहत ही आता है, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया था, ड्राइव द प्रोसेस नाम से। और 7 जनवरी को मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट भेजा था कि 100 से 50 पहले 50 रूट की जिक्र हुआ था, फिर 100 रूट तक बढ़ाने की बात की गई थी। अब बुधवार का जो वक्तव्य आया उसके अलावा उसमें ये कहा गया, उसके मुताबिक private entity shall pay to Indian Railways fixed haulage charge. Every charge is per actual consumption and share in gross revenue determined through a transparent bidding process. जो प्राइवेट पार्टी होगी जिसको ये लाइसेंस मिलेगा वो फिक्स्ड हॉलेज चार्ज देगी। हॉलेज माने जो प्रति किलोमीटर जो सारे रेलवे के रिसोर्सेज हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनका उसकी कीमत वो देगी। स्टेशंस हमारे हैं, जनता के पैसे से बने हुए हैं। पटरियाँ हमारी हैं, हमारे पैसे से बनी हुई हैं। बाकी सिग्नल्स वगैरह जो भी रेलवे का होता है वो सब हमारा है, हमारे पैसे से बना हुआ है। बहरहाल मैं आपको और आगे बताऊं, इसमें नीलामी का तरीका अपनाया जाएगा और जो उनका प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, जो प्राइवेट कंपनी है उसका एक हिस्सा दिया जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट देने का फैसला करती है, उसके आधार पर ही नीलामी तय होगी और लाइसेंस दिया जाएगा। इस पर विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने बहुत एतराज़ जताया है। अधीर रंजन हैं चौधरी, जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज इन अ डेस्परेट मूड टू सेल अ ग्रेट चंक ऑफ वन ऑफ आवर लार्जेस्ट नेशनल एसेट इंडियन रेलवेज। प्राइवेटाइजेशन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज ए पेनिशिया ऑफ रेलवे मेलेडी, इज द इनएफिशिएंसी ऑफ द रेलवेज इटसेल्फ। अब सरकार ने फैसला कर लिया कि रेलवे को भी बेचना शुरू कर दो, और जो प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, वो हर मर्ज़ की दवा नहीं हो सकता। रेलवे में जो निकम्मापन है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, काबिलियत की कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन से किराए बढ़ेंगे ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से और कोरोना लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बैठ चुकी हुई है। बहुत ही जालिमाना किस्म का मजाक है हमारे लोगों के साथ कि महंगी टिकटों से रेलवे का सफ़र करो। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक जुमला छोड़ दिया कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है, सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका भी करारा जवाब देगी। वैसे ये प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा तरीका है, फॉर्मूला है, ये 2 देश पहले भी अपना चुके हैं। ब्रिटेन में सन 93 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था और वो कामयाब नहीं हुआ। तो इस वक्त दोबारा से उस पर सोच विचार चल रहा है कि वापस उसको नेशनलाइज कर दिया जाए या पार्शली नेशनलाइज कर दिया जाए। जापान में जो वहाँ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, वहाँ पर ये कामयाब हुआ था क्योंकि वहाँ की जो आबादी है बहुत ही घनी है। जापान क्षेत्रफल के इलाके में, क्षेत्रफल के मामले में छोटा देश है, शहरों की आबादी बहुत घनी है, बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये काम कर गया। और साथ ही में जो प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिए गए थे उनको ये भी इजाज़त दी गई कि वो दूसरे बिजनेसेस में भी अपना गतिविधि कर सकते हैं, जो जैसे सर्विसेज हुई, केटरिंग हुई, उन सब में वो कर सकते हैं। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकार भारत और इंडिया का एक और उदाहरण पेश करने जा रही है
कि जो भारत है वो गरीब गुरबा के लिए है, उन मज़दूरों के लिए है जो पैदल भी अपने घरों को गए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लिए भी है, जो जिनकी नौकरियां बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में गई हैं। जो अमीर हैं वो तो अमीर हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, वो तो इस पर भी कमाई कर रहे हैं आज के इस संकट में भी। लेकिन क्या ये भारत और इंडिया का जो डिवाइड है उसको और बढ़ाना नहीं है? ज़रा सोचिए। आने वाले नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। और पिछली दफ़े जब अमित शाह ने एक रैली की थी तो उसमें ऐसा कहा गया था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 72,000 LED स्क्रीन्स का इस्तेमाल हुआ था, ख़रीदी गई थी। अब वो ख़रीदी गई थी या किराए पर ली गई थी, बहरहाल 72,000 LED स्क्रीन्स का इस्तेमाल हुआ था वर्चुअल रैली के लिए। अभी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं बिहार के, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें यही कहा कि वर्चुअल रैली के ज़रिए उन्होंने भी अपना दिखाया झुकाव कि उसके ज़रिए हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा कह चुके हैं कि वर्चुअल रैलीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि उन्हीं के ज़रिए चुनाव प्रचार हो। लेकिन जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। छोटी पार्टियों में मैं आपको बता दूं, RJD है लालू यादव वाली, CPI है, CPIM है, NCP, BSP और RLSP है। उनका ये कहना है कि जो डिजिटल कैंपेनिंग होती है उससे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पार्टियां बड़ी हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन हैं। जैसे बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है इस वक्त, कांग्रेस उसके बाद आती है, तो इनके पास तो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, ये LED स्क्रीन्स ले सकती हैं, ख़रीद सकती हैं या किराए पर ले सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि बजाय वर्चुअल रैलीज़ के ये किया जाए कि छोटी छोटी मीटिंग, जैसे पहले हुआ करता था, नुक्कड़ मीटिंग्स होती थी, छोटी छोटी मीटिंग हो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते करते हों। लेकिन इलेक्शन कमीशन का आइडिया ये भी है कि इस दफ़े हर बूथ पर 1,000 वोटर अलाउ किए जाए। पहले 1,600 वोटर अलाउ किए जाते थे, और जो 65 से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतज़ाम किया जाए। बहरहाल एक बात और उभर कर सामने आती है जो अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली में कही थी कि अब लालटेन का ज़माना गया, अब LED का ज़माना है। अभी बिहार जैसे गरीब प्रदेश में बता रहे हैं LED का ज़माना है। लालटेन जैसे सब जानते हैं हम, RJD लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो उस पर उन्होंने एक तरह से तंज किया था कि लालटेन का ज़माना गया, अब LED का ज़माना है। जिस प्रदेश में लाखों की तादाद में मज़दूर वापस पहुँचे हों, पैदल चल के, रेलवे की पटरियों पर चलते हुए, बसों के ज़रिए, या जैसे भी ट्रकों से लिफ्ट मांगते हुए या ट्रकों को मनमानी कीमत अदा करते हुए पहुँचे हों, जिनके पास गांव में काम ना हो सिवाय मनरेगा के या कुछ, वो भी काफ़ी नहीं है, जहां आत्महत्या की खबरें आ रही हों, वहाँ पर ये कहना कि LED का ज़माना आ गया है, मतलब जहां केरोसिन तेल खरीदने के पैसे ना हों, वहाँ ये कहना कि LED का ज़माना आ गया है, लालटेन का ज़माना चला गया है, हमारे हिसाब से ये भी एक बहुत ही जालिमाना मजाक है बिहार की गरीब जनता के साथ। 15 साल नीतीश कुमार का शासन, 15 साल लालू यादव का शासन, 30 साल में बिहार कितना पीछे चला गया है ये आप खुद जानते हैं। आपने देखा होगा लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन अमूमन ऐसे पहनते हैं। बहुत से लोग मास्क को सिर्फ मुंह तक पहनते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मास्क को पूरे चेहरे तक पहनते हैं। अब जो कोरोना के ड्रॉपलेट्स हैं, हम सब जानते हैं कि वो मुंह, नाक या आँख के ज़रिए फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, पद्मश्री डॉक्टर अनूप मिश्रा, इन्होंने ये लिखा है कि प्लीज़ टेल अदर्स टू वेयर मास्क प्रॉपरली एंड मेक दिस हैशटैग ट्रेंडिंग, इट्स अर्जेंटली नीडेड टू शील्ड ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस सर्जिंग डिज़ास्टर। ये जो आपदा बढ़ती जा रही है, कुछ लोग तो इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं बेशक, लेकिन जो आपदा बढ़ती जा रही है इससे बचने का जो इकलौता तरीका हमारे सामने है, एक तो ये है, बाकी हाथ धोने का तो है ही। तो मास्क पूरी तरह नाक ढकने तक पहने। इनका जो हैशटैग है वेयर ए मास्क बी ए मास्क वॉरियर, ये हैशटैग है ट्विटर पर, वेयर ए मास्क बी अ मास्क वॉरियर, ये करना, इसको आगे से आगे बढ़ाइए। हुआ क्या था कि ये सैर के लिए जाते हैं सुबह, मैं तो खैर सेल्फ क्वारंटीन में हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, सैर के लिए जब ये सुबह जाते हैं तो इस तरह से लोगों को मास्क पहने देखते हैं, किसने यहाँ तक पहना हुआ है, किसने सिर्फ यहाँ तक पहना हुआ है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहनते हैं। जब ये लोगों को टोकते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तो लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में ये हैशटैग शुरू किया है, हो सके तो आप भी इसे आगे बढ़ाइए।
और अब हमेशा की तरह, रोज़ की तरह आज के शो का समापन, आज मैं फिर दुष्यंत कुमार की एक कविता पढ़ रहा हूँ। दुष्यंत कुमार कहते हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कितने वल्नरेबल हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ के जंगलों में, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। और वो फिर कहते हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, मौजूदा हालात जो हैं उन्होंने उस पर तंज किया है बहुत साल पहले ही, एंटिसिपेट करके। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। नमस्कार।